नमस्कार दोस्तों, हर्षद कुमार त्रिवेदी जीके चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का आज मेरे पहले वीडियो के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी की मांग के अनुसार मैं आज अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल पर। मेरे चैनल का नाम हर्षद कुमार त्रिवेदी जीके चैनल। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9828146525 है। कृपया मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें व लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे इतिहास। मैंने कहा था आपको कि मैं मेरे चैनल पर संपूर्ण इतिहास तथा जीके पढ़ाऊंगा आपको। यह जो इतिहास है वह आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम, जिसमें वर्तमान में पटवारी, रीट तथा आज ही एक वैकेंसी आई है ग्राम विकास अधिकारी तथा और भी सारी भर्तियाँ राजस्थान में जो भी हो रही है, जो भी होगी भविष्य में, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता है, क्योंकि अगर हमें अपने इस जीवन में इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारा जीवन वैसे ही व्यर्थ है, क्योंकि हमें बीते हुए कल के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो मैं वीडियो को ज़्यादा बढ़ाते हुए आपके सामने इतिहास के कालक्रम के बारे में बताऊंगा। आपको इतिहास की जानकारी के लिए सबसे पहले कालक्रम के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि कब क्या हुआ, कब कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण क्या परिवर्तन हुआ उस समय, अब क्या परिवर्तन हो रहा है और उस समय क्या परिवर्तन हुआ। ये जानकारी ही हमें एक इतिहास के बारे में ले जाती हैं। इतिहास के बारे में हम देखें तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल के इतिहास में के बाद भी हमारे भारत की बात करें तो आधुनिक काल के बाद में हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें जो इतिहास अभी तक का हम पढ़ें तो हमें बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे अब और पहले के इतिहास में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। तो हम आज इस इतिहास की शुरुआत करते हैं। हम भारत के इतिहास से अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमें उसका एक कालक्रम पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब घटी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इतिहास के कालक्रम में हम देखें तो सबसे पहले आता है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से तात्पर्य ये होता है कि जब मानव जो था वो आदि मानव था, मानव नहीं था, मानव आदि मानव था। उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या है ये दुनिया, क्या है ये जीवन। ये है पाषाण काल। क्या बोलते हैं उसको? पाषाण काल। तो इस पाषाण काल को इतिहास में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बारे में बांटा जाता है।
पूरा पाषाण काल में मानव जो था वो आदि मानव था, उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। लेकिन जब वो नव पाषाण में आया तब वह एक व्यवस्थित जीवन जीने लगा, बस्ती बनाकर रहने लगा। मानव ने अपना एक जीवन शुरू किया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया, पहिए का आविष्कार हुआ, लोग एक झुंड में रहने लगे। तो नव पाषाण तक आते आते मानव जो है वो एक समृद्ध बन गया कि वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, हम जो आज पढ़ रहे हैं वो इतिहास के कालक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका विस्तार से वर्णन मेरे खुद के नोट्स द्वारा आपको विधिवत एक एक वीडियो, एक एक चीज़ मैं आपको अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर बहुत ही जल्दी एक एक वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा कालक्रम पढ़ रहे हैं, इतिहास का एक ढांचा, आपके माइंड में एक ढांचा विस्तृत हो जाना चाहिए कि कब क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ। तो ये जानकारी इतिहास तक हमें याद करने में बहुत सुविधा देती है। इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो नव पाषाण काल के बाद में मानव समृद्ध ज़रूर बना है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर भारत में एक सभ्यता विकसित हुई है जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से भी एक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय लगभग 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का है। हम सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से ज़रूर पढ़ेंगे। वहाँ के राजनीतिक जीवन कैसा था, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत हम ज़रूर पढ़ेंगे। आज हम आगे हम देखें कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है यह, प्रथम नगरीय सभ्यता। इसके राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन तथा पतन के क्या कारण थे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद में एक हमारे भारत में एक नई सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक सभ्यता जो वहाँ के लोग थे उसको विकसित करने में किसका योगदान है, तो आपको ध्यान रखना है आर्यों द्वारा इसका उत्पत्ति हुई है। यह मध्य एशिया के रहने वाले थे। आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। और मध्य एशिया कहाँ पड़ता है? तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो भी हैं, जो वो देश हैं वहीं पर मध्य एशिया है। और वहीं से आर्य भारत में आए और भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई है। आगे बताऊँ मैं, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, आपको ध्यान रखना है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। लगभग 1050 ईस्वी में क्या हुआ है? लगभग 1050 ईस्वी में लोहे की खोज हुई है। तो ये ध्यान रखने की बात है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ है, जबकि वैदिक काल में इसकी स्थापना हुई है लोहे की। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। वहाँ के लोग अच्छे थे, वहाँ के लोग जो थे वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, नगरीय सभ्यता है वो। लेकिन वैदिक काल जो है, वैदिक सभ्यता जो है वो क्या है? वो जो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? ग्रामीण सभ्यता। तथा वहाँ के जो लोग थे वह स्वार्थीपन आ गया उनमें। किसमें? वैदिक काल में। क्यों? क्योंकि लोहे का आविष्कार हुआ है और लोहे के आविष्कार ने क्या कर दिया है? पूरा परिवर्तन कर दिया।
हथियार बनने लगे, लोगों में ताकत बनने लगी। जिसके पास में लोहा है, जिसके पास में हथियार हैं, वो क्या करने लगे, अपने आप को समृद्ध करने लगे, शक्तिशाली बनाने लगे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, देवी देवताओं को पूजा जाता था। ये सभी चीज़ें हैं, इसको मैं डिटेल्स आपको एक एक वीडियो बनाऊंगा, तब ज़रूर बताऊंगा। अभी कालक्रम हम पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता के पतन के बाद हमारे यहाँ पर महाजनपद काल का निर्माण होता है। महाजनपद काल क्या होता है, तो छोटे छोटे समूह को तो जनपद कहते हैं, तथा यह सब मिलकर क्या बने, महाजनपद। क्या बने, महाजनपद। तो उस समय महाजनपद कितने थे, आपको ध्यान रखना है, 16 महाजनपद थे। भारत में कितने महाजनपद थे, 16। ठीक है। और महाजनपद काल का समय क्या है, 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अब महाजनपद काल यानी ताकत ज़्यादा है, किसके पास में, जो ज़्यादा समृद्ध हैं वो जीतेगा। तो सभी जो जनपद थे वो आपस में लड़ाए और जिसके पास में ताकत है वो आगे बढ़ा। इसी प्रकार हमारे पूरे भारत में 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक कितने महाजनपद हो गए, 16। और 16 महाजनपदों में भी एक महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, जिसका नाम है मगध महाजनपद। और ये मगध महाजनपद कहाँ है, तो वर्तमान का पटना यानी बिहार की राजधानी। और बिहार की राजधानी वर्तमान में पाटलिपुत्र, उस समय पाटलिपुत्र थी मगध की राजधानी। तो ध्यान रखने की बात है कि मगध जो है वो शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है। तो महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो मगध। मगध वर्तमान में कहाँ है, तो बिहार में। और बिहार की राजधानी पटना, वही पहले पाटलिपुत्र नाम था। तो आपको ध्यान रखना है। अब बात ये आ रही है कि मगध ही क्यों शक्तिशाली था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा था, कृषि ज़्यादा है, ठीक है, लोहा ज़्यादा है। तो वही शक्तिशाली, जिसके पास में हथियार हैं, जिसके पास में ताकत है, जो शक्तिशाली वही बनेगा। तो दूसरों सबको क्या होगा, दूसरे सबको हराएगा वो। तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध। ठीक है। मगध महाजनपद में हम देखें तो सबसे शक्तिशाली वही था। तो वही क्या करेगा, साम्राज्य बनाएगा। तो मगध ही एक ऐसा साम्राज्य बना, मगध का ही, जिस पर सबसे पहले वंश बने। तो मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश कौन कौन से हैं, सबसे पहला वंश था वो है हर्यक वंश। उसके बाद था शिशुनाग वंश, नंद वंश तथा मौर्य वंश। इन्होंने मगध साम्राज्य पर अपना वर्चस्व बढ़ाया है। तो हम देखें तो आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता के बाद में महाजनपद काल। और महाजनपद काल में क्या होगा, हथियार होंगे, शक्तिशाली होगा। जो शक्तिशाली होगा वो क्या करेगा, वो दूसरे पर शासन करेगा। इसी प्रकार वहाँ का एक राजवंश बन गया। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद में कौन आएगा, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का समय याद रखना आपको। नेक्स्ट कौन है, मौर्य वंश। मौर्य काल जिसका समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था। अब मौर्य काल सबसे शक्तिशाली काल, ठीक है। मौर्य काल क्या है, सबसे ताकतवर है। तो मौर्य काल का संस्थापक किसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश से पहले कौन है, नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। घनानंद को हरा के, घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव कहाँ रखी है, मगध में, मगध पटना। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये डिटेल हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। अब है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा है अशोक, सम्राट अशोक। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वंश है मौर्य वंश, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बृहदत्त। ध्यान रखना, ठीक है। मौर्य काल के बाद में जो आया वो है मौर्योत्तर काल बोलते हैं।
मौर्योत्तर काल का समय 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक था। ठीक है, इसमें शुंग वंश, कण्व वंश, शक वंश तथा कुषाण वंश प्रमुख थे। इसे क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल जो है वो व्यापार वाणिज्य का क्या है? स्वर्णिम काल था। ठीक है, अब मौर्योत्तर काल में सबसे पहले कौन सा है? शुंग वंश आया, ध्यान रखना। तो किसको हराएगा? शुंग वंश मौर्य को हराएगा। तो बृहदत्त को हराएगा। कौन हराएगा? शुंग वंश। शुंग वंश का प्रथम शासक है पुष्य मित्र शुंग। ये ब्राह्मण वंश थे। शुंग वंश ब्राह्मण था, ध्यान रखना, आपको प्रश्न आता है। आगे हम देखें, हम जो पढ़ रहे हैं वो इतिहास का कालक्रम पढ़ रहे हैं। मेरा पहला वीडियो है ये, हर्षद कुमार त्रिवेदी चैनल है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। आगे हम देखें तो मौर्योत्तर काल के बाद, इसके बाद हम देखें तो गुप्त काल की स्थापना होती है। गुप्त काल 319 ईस्वी से 600 ईस्वी तक रहा था। यह काल कला व संस्कृति की दृष्टि से स्वर्णिम काल था। कौन सा? गुप्त काल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट काल है। मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल और मौर्योत्तर काल के बाद में गुप्त काल है। गुप्त काल क्या है? 319 ईस्वी से 600 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम नाम सुना है आपने, ठीक है, ये संस्थापक है। संस्थापक तो श्रीगुप्त है, ठीक है, लेकिन प्रमुख शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसका बेटा का क्या नाम है? कुमारगुप्त, जिसे महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। और एक है स्कंदगुप्त, जो गुप्त काल का अंतिम महान शासक हैं, स्कंदगुप्त। उसने हुणों को हराया था। ये पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में, अभी एक सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। आगे हम देखें, गुप्तोत्तर काल आएगा जो 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चलेगा। इस काल को राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं। गुप्तोत्तर काल, ध्यान रखने की बात है। राजपूत काल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और भी चौहान वंश, मेवाड़ के वंश, ठीक है ना, ये सभी थे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में आपको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज के लिए हुआ था। सबसे पहले जो भारत में केंद्र बिंदु जो था राजधानी का, वो था पाटलिपुत्र, पटना। उसके बाद में कन्नौज हो गया। आगे सल्तनत काल में दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। हम आगे देखते हैं मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होगी। अब क्या होगा? मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत जो होती है वो सल्तनत कालीन इतिहास से होती है। सल्तनत कालीन इतिहास हम देखें तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहता है। इसके जो भी शासक रहेंगे वो सुल्तान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सुल्तान कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खलीफा का प्रतिनिधि थे, किसी के अधीन काम कर रहे थे ये शासक, ठीक है। इस सल्तनत काल में कुल 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश व लोदी वंश, ठीक है। 1206 से 1526 तक ये रहता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, गुल खिले तो शायद लोदी आए, गुल खिले तो शायद लोदी आए। गुल से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, शाह से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी आता है कि सल्तनत कालीन में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किस वंश का रहा? तो आपको ध्यान रखना है तुगलक वंश 92 वर्ष तक रहा था। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। इसके प्रमुख शासक आपको ध्यान रखना है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन मोहम्मद, बलबन। ये क्या हैं? गुलाम वंश के शासक। जिसमें आपको ध्यान रखना है
इक्ता प्रणाली शुरू की थी इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। रज़िया सुल्तान पहली महिला शासिका भारत की, ठीक है ना। बलबन सबसे खतरनाक व्यक्ति था ये बलबन, और लोह और रक्त की नीति उसने शुरू की थी। इसको डिटेल हम पढ़ेंगे गुलाम वंश में। गुलाम वंश के बाद में है खिलजी वंश। 5 वंश हुए ना, खिलजी वंश। खिलजी वंश में 2 शासक प्रमुख हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, और दामाद भी बना दिया गया था, पता है ना। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, जिसने पूरे भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की थी। ध्यान होना चाहिए आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 20 साल तक रहा था, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत युद्ध किए थे। ये राजस्थान में मुख्यतः इसने राजपूत शासकों को हराया था, पता है ना आपको। क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए राजस्थान के राजपूत शासकों का क्रम बताए। तो किसको जीतेगा वो? सबसे पहले रणथंभौर को जीतेगा सवाई माधोपुर में, उसके बाद में चित्तौड़ जाएगा, उसके बाद में सिवाना बाड़मेर में जाएगा, और उसके बाद में वो जाएगा जालौर, ठीक है ना। ये पूरा डिटेल हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम खिलजी वंश में पूरा पढ़ेंगे। आगे और देखें तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, ये भी बहुत ही भयानक सुल्तान रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा, जिसे पागल बादशाह के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में लोधी वंश था। लोधी वंश में हम देखें सैयद वंश के बाद में लोधी था। सैयद में कोई इतना नहीं थे जो शासक थे वो, लेकिन लोधी वंश में 2 याद रखने आपको। वैसे पहला जो था वो बहलोल लोधी, उसके बाद में सिकंदर लोधी, और एक था इब्राहिम लोधी, ठीक है ना। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। आपको पता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और क्वेश्चन ये भी आता है कि युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन है? तो वो भी इब्राहिम लोधी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे सीक्वेंस में हम पढ़े तो मुगल वंश का इतिहास आएगा। तो 1526 में सल्तनत काल का पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1526 में कौन आएगा? बाबर आएगा। और बाबर कौन है? प्रथम बादशाह भारत का, ठीक है। मुगल वंश, इसका समय जो है वो 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की है। पहले जो थे वो सुल्तान थे, किसी के अधीन थे, लेकिन ये जो है वो क्या है? स्वयं बादशाह हैं, किसी के अधीन नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खलीफा को नहीं माना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी मुगल वंश चला था, ठीक है ना। वह मुगल शासक कमज़ोर थे, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? उत्तरकालीन मुगल सम्राट के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मुगल वंश में आपको ध्यान रखना है 1526 में मुगल वंश आया है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, ठीक है। 1526 में बाबर मध्य एशिया से आएगा और हराएगा किसको? पता है ना, सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को 1526 में कहाँ हराएगा? पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब लड़ा जाएगा? अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल को याद रखना, 1526 को। कौन मरेगा? इब्राहिम लोधी मारा जाएगा, और जीतेगा कौन? बाबर। तो सल्तनत काल का पतन होगा और मुगल वंश का नींव रखेगा बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा है जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ठीक है ना। अब इनका समय भी आपको याद रखना है, 1526 से 1707। हुमायूं 1530 से 1556 नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हुमायूं को भागना पड़ता है। वो पूरी लाइफ में हुमायूं जो है वो लड़खड़ाता रहता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हुमायूं के समय में कौन आएगा? सूरवंश। सूरवंश का शासक हैं शेर शाह सूरी। 1540 से 1555 तक कौन रहेगा? शेर शाह सूरी व उसके वंशज रहेंगे, ठीक है ना। इसको डिटेल हम पढ़ेंगे आगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब उत्तरकालीन मुगल सम्राट से ही क्या होगा? आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होगी। कौन से भारत की? आधुनिक। सबसे पहले प्राचीन, मध्यकालीन हमने पढ़ा, अब है आधुनिक भारत, क्रम हम पढ़ रहे हैं। आगे हम देखें तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट के नाम से जानते हैं किसे? जो औरंगजेब के बाद के कौन कौन से आपको याद रहे तो बहादुर शाह प्रथम को याद रखना है, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, ठीक है ना, मोहम्मद रंगीला,
अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, ठीक है ना, बहादुर शाह जफ़र भी बोलते हैं उसको, क्यों? क्योंकि वो तो शायर था। बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुग़ल सम्राट हैं, वो कमज़ोर था। उसी के समय तो क्या हुआ था? क्रांति हुई थी भाई। कौन सी? स्वतंत्रता संग्राम हुआ था हमारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और 1857 की क्रांति के समय में मुग़ल बादशाह कौन था? तो अंतिम था बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय जो शायर था। आगे हम देखते हैं सीक्वेंस में भारत में क्या होगा। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, इन सब में अंतिम समय में विजय कौन रहेगा? अंग्रेज रहेंगे, ठीक है ना। कमज़ोर कौन है? मुग़ल सम्राट कमज़ोर हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेज क्या करेंगे? पहले तो व्यापार करने के लिए आएंगे भारत में, ठीक है ना, व्यापार करेंगे, लेकिन बाद में उनको पता पड़ेगा कि भारतवासी कैसे हैं, जो आपस में लड़ा रहे हैं, तो ये उनका फ़ायदा उठाएंगे। और पुर्तगाली भी आएंगे, डच भी आएंगे, फ्रांसीसी भी आएंगे, लेकिन अंग्रेज जो हैं वो सबसे भारी रहेंगे इन पर, और इनके बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं। फाइनली विजय जो होती है वो अंग्रेज़ों की होती है। इसको डिटेल हम पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में एक एक टॉपिक हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। आज हम सीक्वेंस ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम देखें तो अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और यहाँ पर गवर्नर जनरल 1774 ईस्वी में एक नया पद सर्जित कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स नाम था, आपको पता होगा। और अंतिम जो गवर्नर जनरल था अंग्रेज, वो था माउंटबेटन था। 1774 में ये पद सर्जित किया था और अंतिम 1947-48 तक रहा था। ये आज़ादी मिली थी तब भी थे ये माउंटबेटन, तो पता है ना आपको। अब हम देखें तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया? शोषण किया है भारत का, शोषण किया। इसके बाद अंग्रेज़ों की शोषण के कारण भारत में स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति हुई है। इसके बाद में कांग्रेस का उदय हुआ। क्यों होगा उदय? अंग्रेज़ों को खिलाफ बगावत तो करनी पड़ेगी, तो एक संगठन होना चाहिए। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? आपको पता होना चाहिए, 28 दिसंबर 1885 को हुई है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ों ने शोषण किया है, तो 1857 की क्रांति होगी लेकिन असफल होगी। कारण क्या है? हमारे पास में इतनी ताकत नहीं थी जितनी ताकत अंग्रेज़ों के पास में थी, लेकिन अंग्रेज समझ गए थे कि जल्दी हमें भारत छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने क्या किया है? तो कांग्रेस ने आंदोलन किए थे। इससे पहले हम देखें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ हमारे यहाँ पर। क्या हुआ था? सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, जिसमें अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, सिक्किम व मैसूर के जो प्रमुख शासक थे उन्होंने बगावत कर दी थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक एक को हरा के अपना भारत पर अधिकार कर दिया, औपनिवेशिक बना दिया, भारत को गुलाम बना दिया। हम सब गुलाम बन गए, किसके? अंग्रेज़ों के। तो कांग्रेस आई, कुछ आंदोलन किए उन्होंने। तो कांग्रेस के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि इसकी स्थापना जो हुई है वो आपको बताया मैंने, दिसंबर 1885 में हुई है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में। चौथा कहाँ हुआ? लखनऊ में। ये सभी चीज़ें, ये क्वेश्चन आ रहे हैं कांग्रेस के बारे में। आपको इसको डिटेल हम पढ़ाएंगे लेकिन बाद में। उसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे आंदोलन हुए। असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है ना, ये सभी हुआ। गांधी जी की एंट्री होती है, आपको पता है, गांधी जी की भी एंट्री होगी। और एक युग जो रहता है, जैसे कांग्रेस को 3 चरण में बांटा गया था। पहला चरण 1885 से 1905, आपको पता है। द्वितीय चरण जो है 1905 से 1919 और तृतीय चरण जो था 1919 से 1947। ये गांधी युग कहलाता है। गांधी जी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, हमें उनको याद करना चाहिए। हम आगे देखें तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली।
कई महापुरुषों के योगदान को हम नहीं भूल सकते, जिनमें मुख्य सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रमुख थे। आज़ादी के बाद उन्होंने सभी 562 रियासतों को एक किया है और आज के भारत देश का निर्माण किया। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, भारत का लौह पुरुष कहते। इस प्रकार हम देखें तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हम देखें तो हमें आज़ादी मिल गई है, ठीक है ना। प्राचीन भारत के इतिहास से हमने शुरुआत की थी, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल के बारे में बताया मैंने, महाजनपद काल आएगा, उसके बाद में मगध साम्राज्य सबसे ताकतवर बनेगा, मौर्य काल की स्थापना होगी, मौर्योत्तर काल आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में गुप्तोत्तर काल आएगा, गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल आएगा, फिर मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होगी, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल को हमने पढ़ा, देखा और मुग़ल काल को देखा। मुग़ल काल के बाद में क्या होगा, अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज़ों को हटाने के लिए भारत के महापुरुषों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब हम देखें कि स्वतंत्रता तो हमें मिल गई। कब मिली है हमें स्वतंत्रता, आज़ादी कब मिली है, 15 अगस्त 1947। लेकिन फिर क्या हुआ, स्वतंत्रता के उपरांत भी बहुत समस्याएं थी, जिसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। सीमित संसाधन थे हमारे पास में जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी उस समय, हम अकॉर्डिंग करें 35 करोड़ थी। इसीलिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसे योजना आयोग के नाम से जानते हैं। मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी बीच और क्या होता है, तो गुटनिरपेक्ष की नीति हमारे भारत ने अपनाई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुख्य योगदान था। धीरे धीरे भारत को समृद्ध बनाया गया। इसमें प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का योगदान प्रमुख था, क्योंकि इससे पहले भारत व चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, और पाकिस्तान व भारत के 2 युद्ध हो चुके थे आज़ादी के बाद में, 1948, 48 और 1965 में। भारत में उसके बाद में क्या हुआ, तो आपको ध्यान रखना कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में हुआ, जिससे भारत को क्या हुआ, भारत समृद्ध बनने में तत्पर हुआ। आगे हम देखें तो 1991 में हमारी स्थिति 91 में स्थिति गंभीर हो गई थी, तो भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई। उसी समय भारत में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया, तो भारत को वापस पटरी पर लाया गया। 1996 से 2004 तक के समय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कई योजनाएं चलाई, जिसमें भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण तथा सर्व शिक्षा अभियान, दिल्ली मेट्रो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा भारत को बहुत बड़ा विकास किया है। इन योजनाओं ने भारत में उस समय बहुत समृद्ध बनाया। आगे हम देखें, इसके बाद में 14वीं व 15वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, आपको पता है। ये चुनाव क्रमशः 2004 व 2009 में हुए, जिनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने भी अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाए रखा था और देश को काफ़ी विकास किया था। आगे हम देखें, इसके बाद भारत में 16वीं व 17वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बहुमत मिला है। यह क्रमशः 2014 में और 2019 में हुए। वर्तमान में अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जिनके समय में देश ने काफ़ी विकास किया है। उनके प्रमुख कार्यों में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 वाला, 3 तलाक, विश्व में भारत को नंबर 1 पर ले जाने का अथक परिश्रम जारी है। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना सबसे बड़ा पॉइंट है। लोगों में क्या कर रहे हैं, राष्ट्रवाद, राष्ट्र पहले होना चाहिए। तथा सबसे बड़ी उपलब्धि है हमें जीवित रखना, अर्थात कोरोना की अभी वर्तमान में हमारी जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है भारत में। कोरोना के कहर को कम रखना तथा अधिक से अधिक लगभग 70 करोड़ डोज की दवाई लोगों तक अभी तक पहुंचाना। आभार, धन्यवाद, शुक्रिया हमारे प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का। साथ ही हमारे राजस्थान के तीसरी बार बने मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत जी का भी, जिन्होंने राजस्थान को कोरोना मुक्त कर दिया है, और आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। 2019-20 कोरोना वायरस महामारी चीन से
30 जनवरी 2020 को भारत के केरल राज्य में फैली थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5 सितंबर 2021 तक इस वायरस से भारत में 3,29,41,907 मामलों की पुष्टि हुई है। मतलब 3,45,907 मामले यानी कोरोना हुआ उनको, उनमें से 4,40,225 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है ना, तो बहुत कंट्रोल हैं। राजस्थान में अभी ओनली 82 एक्टिव केस हैं, जबकि भारत में वर्तमान में 4 लाख लोग एक्टिव हैं। भारत में अभी तक 70 करोड़ लोगों को प्रथम डोज लग गई है। ये भारत सरकार की बड़ी उपलब्धि है और कोरोना अभी गया नहीं है, तो उसके लिए संघर्ष जारी है। इस प्रकार मैंने आज इतिहास का एक कालक्रम बताया है, जिसमें मैंने आदिमानव से लगाकर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर राजपूत युग से लेकर दिल्ली सल्तनत से मुगल काल से अंग्रेजों के आगमन से विदाई तक से आज़ादी के बाद से 5 सितंबर कल था शिक्षक दिवस 2021, जब मैंने मेरा चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी चैनल जीके, ठीक है ना, की शुरुआत की थी, तक का इतिहास बताने का प्रयास किया है। ठीक है, इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें मुझे। निवेदन है आप सभी से, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, अधिक से अधिक शेयर करें चैनल को। चैनल का नाम है हर्षद कुमार त्रिवेदी जीके। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें और ज़रूर करें, लाइक भी करें। और मैंने आपको अच्छी तरह से इतिहास के कालक्रम को समझाने की पूरी कोशिश की है। मेरा ये पहला वीडियो है और भी मैं डेवलप करने की कोशिश करूँगा, और ऐसे ही आप मेरे से जुड़ते रहो। सभी विद्यार्थियों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक के न रुक ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक के न रुक ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आगे के वीडियो मैं जल्दी से जल्दी चैनल पर अपलोड करूँगा। आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।